क्या आप जानते हैं कि जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो आप आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? या कैसे एक जादूगर तेजी से मेज़पोश खींच लेता है, लेकिन मेज पर रखे बर्तन वो अपनी जगह पर ही रह जाते हैं? और स्पेस में एक सैटेलाइट अपने इंजन बंद करने के बाद भी लगातार चलता क्यों रहता है? ये सवाल सुनने में काफी अलग-अलग लगते हैं, पर इन सभी सवालों का जवाब फिजिक्स के एक ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। आज हम जानेंगे कि इन सभी सवालों का जवाब आज के टॉपिक से कैसे जुड़ा है। नमस्कार, वेलकम टू 60 सेकंड्स एकेडमी। ये है हमारी स्पेशल सीरीज अंडरस्टैंडिंग साइंस कॉन्सेप्ट्स थ्रू एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। यहाँ हम फॉर्मूलों और कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ याद नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। जेई या नीट या बोर्ड्स के सब कॉन्सेप्ट्स को किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल या एप्लीकेशन से समझेंगे, ताकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स सिर्फ एक विषय न रहे, बल्कि दुनिया को समझने का तरीका बन जाए। और 60 सेकंड्स एकेडमी का काम है पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए उस बस वाले एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। हाँ, वो सबसे रिलेटेबल है। जब बस रुकती है हम आगे गिरते हैं। पहला थॉट तो यही आता है कि भाई बस ने हमें आगे धक्का दिया, पर बस तो रोक रही है, वो आगे कैसे धकेल सकती है? बिल्कुल, यहीं पर हमारा कॉमन सेंस हमें थोड़ा धोखा दे जाता है, और ये सोचना बिल्कुल नेचुरल है। अच्छा। हाँ, क्योंकि एरिस्टोटल जैसे महान विचारक भी सदियों तक यही मानते थे। उनका कहना था कि किसी भी चीज को चलाते रहने के लिए एक कांस्टेंट फोर्स की, एक धक्के की जरूरत होती है। जैसे ही धक्का बंद, चीज रुक जाएगी। ये तो बिल्कुल सही रखता है। मैं एक बक्से को जमीन पर धकेलता हूँ, जैसे ही छोड़ता हूँ वो रुक जाता है। असल में जब आप बक्से को धकेलना बंद करते हैं तो उसे फ्रिक्शन का फोर्स रोकता है, वो अपने आप नहीं रुकता। ओह, तो फ्रिक्शन की वजह से रुकता है। एग्जैक्टली। और गैलीलियो ने यही सोचा कि अगर हम फ्रिक्शन को कम करते जाएं तो क्या होगा। उन्होंने देखा कि सतह जितनी चिकनी होती है, बक्सा उतनी ही दूर जाता है। तो अगर फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो कर दें तो बक्सा कभी रुकेगा ही नहीं। बिंगो। और यहीं से इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, जिसे न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में फॉर्मुलाइज किया। तो बस वाले केस में क्या हुआ, जब बस चल रही थी तो आपकी बॉडी भी उसी स्पीड से मोशन में थी। ठीक है। जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तो बस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा और वो रुक गई। लेकिन आपकी बॉडी पर तो कोई सीधा फोर्स नहीं लगा ना, तो आपकी बॉडी वो अपने मोशन के स्टेट को बनाए रखना चाहती थी। अच्छा, तो मेरा शरीर आगे बढ़ता रहा जब तक कि सीट ने मुझे रोका नहीं। जेट की टेंडेंसी है टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये भौतिकी की जिद है, जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। और ये जिद, मतलब ये इनर्शिया, 3 तरह से दिखता है। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी रुकी हुई चीज को चलाने की कोशिश का विरोध। हाँ, इसीलिए एक भारी बक्से को पहली बार हिलाने में सबसे ज्यादा जोर लगता है, या जब बस अचानक चलती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। बस चल पड़ी, पर हमारी बॉडी तो रेस्ट पर ही रहना चाहती थी। और इसका ठीक उल्टा होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। सही, मतलब एक चलती हुई चीज को रोकने या उसकी स्पीड बदलने की कोशिश का विरोध। इसीलिए साइकिल का पेडल मारना बंद करने के बाद भी वो कुछ दूर तक चलती रहती है। उसका इनर्शिया उसे आगे ले जा रहा है। हाँ, और फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस धीरे धीरे उसे रोकते हैं। पर एक तीसरा टाइप भी है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का इनर्शिया, इसका क्या मतलब? देखिए, मोशन में बदलाव का मतलब सिर्फ स्पीड बदलना नहीं होता, डायरेक्शन बदलना भी होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी सीधी डायरेक्शन में ही चलते रहना चाहता है, उसे मोड़ने के लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कार मोड़ते वक्त जब तेजी से कार टर्न लेते हैं तो हम दरवाजे की तरफ झुक जाते हैं। बिल्कुल। हमें लगता है कि कोई फोर्स हमें बाहर की तरफ फेंक रहा है, जिसे लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, पर असल में ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं। तो फिर होता क्या है? आपकी बॉडी तो इनर्शिया की वजह से सीधा ही जाना चाहती है, लेकिन कार मुड़ जाती है। तो आपको लगता है कि आप कार की दीवार से टकरा रहे हैं। वो बाहर फेंकने वाला फोर्स असल में आपके शरीर की सीधा चलने की जिद है। वाह, ये तो पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। अच्छा, तो अगर इनर्शिया हर चीज में है तो इसे मापते कैसे हैं? मतलब एक ट्रक और साइकिल का इनर्शिया बराबर तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका पैमाना बहुत सिंपल है, मास। इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ मास पर डिपेंड करता है।
सिर्फ मास पर? जी हाँ, जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। वो अपने स्टेट में बदलाव का उतना ही ज्यादा विरोध करेगी। इसीलिए एक ट्रक को हिलाना लगभग नामुमकिन है। एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट आता है। अगर इनर्शिया सिर्फ मास पर डिपेंड करता है तो इसका मतलब एक रुकी हुई 1 केजी की गेंद और 1000 ms की स्पीड से चलती हुई 1 केजी की गेंद, दोनों का इनर्शिया बराबर है। ये बात मतलब थोड़ी हजम नहीं होती। तेज चलती गेंद को रोकना तो बहुत मुश्किल है। ये एक फैंटास्टिक क्वेश्चन है और यहीं पर इनर्शिया और मोमेंटम का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आप बिल्कुल सही हैं कि चलती हुई गेंद को रोकना मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल उसके इनर्शिया की वजह से नहीं बल्कि उसके मोमेंटम की वजह से है। अच्छा, मोमेंटम होता है मास टाइम्स वेलोसिटी, P = mv। तो चलती हुई गेंद का मोमेंटम बहुत ज्यादा है और उससे रोकने के लिए आपको उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन इनर्शिया दोनों का बिल्कुल बराबर है क्योंकि दोनों का मास 1 kg है। इनर्शिया सिर्फ इस बात का मेजर है कि कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन का कितना विरोध करता है, ये स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। और ये पॉइंट अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट हमारी डेली लाइफ में और कहाँ काम करता है? सीट बेल्ट्स का उदाहरण तो साफ है। हाँ, सीट बेल्ट इनर्शिया के खिलाफ हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। एक एक्सीडेंट में कार तो मान लीजिए 0.1 सेकंड में रुक जाती है, पर आपकी बॉडी वो तो इनर्शिया की वजह से 80-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है। हाँ। सीट बेल्ट वो एक्सटर्नल फोर्स है जो आपको डैशबोर्ड या विंडस्क्रीन से टकराने से बचाता है। और वो मेजपोश वाला करतब, वो भी इनर्शिया का ही खेल है। बिल्कुल, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक क्लासिक डेमोन्स्ट्रेशन है। जब मेजपोश को बहुत तेजी से खींचा जाता है तो इंटरैक्शन का टाइम बहुत कम होता है। अच्छा, टाइम कम होता है। हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स को इतना समय ही नहीं मिलता कि वो बर्तनों के भारी इनर्शिया को ओवरकम कर सके और बर्तन वहीं रह जाते हैं। लेकिन अगर उसी मेजपोश को धीरे धीरे खींचा जाए तो फ्रिक्शन को काम करने का पूरा समय मिल जाता है। वो धीरे धीरे बर्तनों के इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर हावी हो जाता है और उन्हें अपने साथ खींच ले जाता है। कमाल है। अच्छा, अब जरा स्पेस में चलते हैं। आपने शुरू में सैटेलाइट का जिक्र किया था। एरिस्टोटल के हिसाब से तो उसे चलाने के लिए इंजन ऑन रहना चाहिए, पर वो तो बंद इंजन के साथ भी चलता रहता है। और वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का सबसे प्योर एग्जाम्पल है। डीप स्पेस में जहां एयर रेजिस्टेंस या ग्रेविटी लगभग 0 है, वहां फ्रिक्शन भी नहीं है। तो कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। बिल्कुल। तो एक बार किसी चीज को स्पीड दे दी तो उसे रोकने वाला कोई है ही नहीं। वो अरबों साल तक एक ही सीधी रेखा में एक ही स्पीड से चलता रह सकता है। इससे साबित होता है कि मोशन को बनाए रखने के लिए फोर्स नहीं बल्कि मोशन को बदलने के लिए फोर्स चाहिए। इससे एक और गहरा सवाल मन में आ रहा है। हम सबने पढ़ा है कि वैक्यूम में एक पंख और एक हथौड़ा एक साथ नीचे गिरते हैं। ऐसा क्यों? हथौड़े का मास ज्यादा है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस पर ज्यादा लगना चाहिए, उसे तेजी से गिरना चाहिए, है ना? यही वो सवाल है जिसने आइंस्टाइन को भी सोचने पे मजबूर कर दिया था, और इसका जवाब भी इनर्शिया में ही छिपा है। देखिए, आप सही कह रहे हैं, हथौड़े का ग्रेविटेशनल मास ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी उसे ज्यादा फोर्स से खींचती है। तो फिर वो पंख के साथ क्यों गिरता है? क्योंकि हथौड़े का इनर्शियल मास भी ज्यादा है। मतलब ग्रेविटी उसे ज्यादा खींच रही है, लेकिन उसका इनर्शिया एक्सेलरेशन का ज्यादा विरोध भी कर रहा है। ओह, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। परफेक्टली बैलेंस कर देते हैं। जिस रेशो में खींचने वाला फोर्स बढ़ता है, उसी रेशो में मोशन का विरोध करने वाला इनर्शिया भी बढ़ जाता है। नतीजा ये होता है कि एक्सेलरेशन मतलब जी मास से इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये तो कमाल है। मतलब प्रकृति के दो बिल्कुल अलग अलग नियम जी एक दूसरे के साथ इतने परफेक्ट सिंक में काम करते हैं। बिल्कुल, और इसी संयोग को आइंस्टाइन ने माय हैप्पीएस्ट थॉट कहा था। इसी सवाल से जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत का जन्म हुआ। तो देखिए, एक बस के झटके से शुरू हुई बात हमें ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर तक ले आई। तो आज हमने देखा कि इनर्शिया सिर्फ एक किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो हर चीज के व्यवहार को तय करती है, चाहे वो सड़क पर चलती कार हो, मेज पर रखा गिलास या स्पेस में घूमता कोई ग्रह। बिल्कुल, ये मोशन की लैंग्वेज का पहला अक्षर है। इसे समझे बिना हम फोर्स को नहीं समझ सकते। हमने ये तो समझ लिया कि ऑब्जेक्ट्स मोशन में बदलाव का विरोध करते हैं। लेकिन जब हम फोर्स लगाते हैं तो वे कितना एक्सेलरेट करते हैं, उस एक्सेलरेशन को हम F = ma से कैसे मापते हैं?
और यही सवाल हमें न्यूटन के सेकंड लॉ की ओर ले जाता है। अगले लेक्चर में हम न्यूटन सेकंड लॉ को डिटेल में समझेंगे। अगर इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।